मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में आपको एक दो चीज़ें और मैंने बतानी है, वो ये कि हमने अभी मोमेंट ऑफ फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है। ये मैंने वेक्टर फॉर्म इसकी लिखी हुई है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्वेश्चन ये है कि व्हेन द मोमेंट इज़ ज़ीरो, मोमेंट जो है वो ज़ीरो कब होगा। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक डायग्राम जो हमने बनाई थी वो ये है कि आपके पास एक आर है और एक आपके पास एफ है। ठीक है, ये एफ एक फोर्स है और आर जो है एक पोजीशन वेक्टर है। ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास पॉइंट जो है वो पी है, जिससे फोर्स जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक, तो आर क्रॉस एफ में, और फ़र्ज़ करेंगे ये आर और एफ में जो है एंगल जो है वो थीटा आ गया। मोमेंट ज़ीरो कब होगा? इफ़ एम जो है यानी कि मोमेंट जो है वो ज़ीरो, इफ़ एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एम ज़ीरो होने का मतलब जो है वो ये है कि इफ़ एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आइदर, इसका मतलब ये होगा आइदर आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो या आर ज़ीरो है। ठीक है, और एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आइदर आर इज इक्वल टू ज़ीरो या एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, और आर एंड एफ आर पैरेलल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अगर मोमेंट ज़ीरो हो जाए तो ये तीन चीज़ें होती हैं। देखेंगे ये इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो सही है। मोमेंट ज़ीरो तब होगा जब हम ये कहते हैं कि या उसमें आर ज़ीरो हो या एफ़ ज़ीरो हो, या आर और एफ़ जो है वो पैरेलल वेक्टर्स हों। तो बट हम देखें, लिखेंगे बट एफ़ जो है क्या वो ज़ीरो हो सकती है? देखिए, हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, अगर एफ़ ही ज़ीरो हो जाए तो हम मोमेंट किस चीज़ का निकाल रहे हैं फिर? ठीक है, तो इसका मतलब है बट एफ़ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एफ़ जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, एफ़ ज़ीरो नहीं है। अगर एफ़ ज़ीरो नहीं है लेकिन फिर भी एम ज़ीरो है, तो इसका मतलब है फिर दो चीज़ें आपके पास रहेगी, या तो आर ज़ीरो है या आर और एफ़ जो है वो पैरेलल हैं। अगर इसको ओपन करें तो देखें, आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि मोमेंट ऑफ फोर्स की जब हम स्केलर फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगी आर एफ साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो देखें, अगर पैरेलल की बात अगर हम करें तो पैरेलल वेक्टर्स तो ये हो गए, फ़र्ज़ करें ये एफ है और ये आर है। ठीक है, ये एफ वेक्टर है और ये आर वेक्टर। इन दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं आपके ख्याल में? जी, यहाँ पे एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 है, तो जब हम यहाँ पे इस केस में थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 इज 0, साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि आर और एफ जो है ये पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक है, पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि इनके दरमियान कोई एंगल है, एंगल अदर देन 0 होगा। ठीक है, एंड आर एंड एफ आर नॉट पैरेलल। फिर आपके पास एक ही कंडीशन रह गई है, कौन सी? आर ज़ीरो है। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू 0। ये क्यों भाई, ये क्यों हो गया? आर ज़ीरो क्यों हो गया? आर ज़ीरो होने का मतलब क्या होगा? आर ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये जो आपका ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस है ये 0 है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ओ है, रेफरेंस पॉइंट, ये फोर्स के ऊपर ही है। ये ऐसे है कि अगर ये फोर्स है एफ़, आपके पास एफ़ फोर्स है और आपके पास पॉइंट ओ जो है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पॉइंट ओ यहाँ पे है। ठीक है, और आपको कहा जाए कि इस फोर्स का मोमेंट फाइंड करें अबाउट दिस पॉइंट ओ, तो जब भी आप मोमेंट फाइंड करना चाहेंगे तो आपके पास फोर्स और उस पॉइंट का यानी कि फिक्स पॉइंट का आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में फोर्स एफ का
और ओ का आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि पॉइंट जिस पॉइंट के अलॉन्ग आप मूवमेंट लेना चाह रहे हैं वो पॉइंट फोर्स के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो लिहाजा वो डिस्टेंस तो है ही नहीं, वो डिस्टेंस गायब हो गया, यानी कि r 0 हो गया। ठीक है, r 0 हो गया, तो लिहाजा आपने ये कहा कि r 0 होने से जो उस फोर्स का जो मूवमेंट होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। जब भी हम मूवमेंट लेंगे तो हम ये देखेंगे f कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम किसी फोर्स का मूवमेंट लेंगे तो फोर्स ज़ीरो तो होएगी नहीं, तो फोर्स ज़ीरो अगर नहीं होती तो फिर दो चीज़ें आपके पास बचती हैं, या r और f जो दो वेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल भी नहीं हो सकते क्योंकि इनके दरमियान कोई एंगल है, एंगल जो है वो अदर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है r ही ज़ीरो हो सकता है, और r ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो फोर्स के ऊपर ही लाई कर गया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आगे भी काउंट होगी, इसको आपने ज़हन में रखना है। थैंक यू।